जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का जो अध्याय 1 है जिसका नाम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इसको एक बार में पूरा खत्म करने वाले हैं। लेकिन मेरे भाई आपके पास समय बिल्कुल नहीं है और उसी समय को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री का वन शॉट शुरू किया गया है। ठीक है, तो यदि आप नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। देखिए काफी आसान भाषा में इस चैप्टर को मैं समझाया हूं, हर एक टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, चैप्टर का नाम ही है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम वैद्युत आवेश को जानते हैं कि वैद्युत आवेश होता क्या है। देखिए इतना आसान भाषा में समझाऊंगा जो आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। और अभी आप वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिए, मैं यही कहूंगा। आप पूरा वीडियो को देखिए और जब समझ में आए ना तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लियर है? चलिए पहले हम जानते हैं वैद्युत आवेश होता क्या है। किसी वस्तु का वह गुण, किसी भी वस्तु आप ले सकते हो जो आपके आमने सामने रखा हुआ है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में वैद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से सूचित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, अब ये तो मैंने पढ़ दिया, अब मैं आपको समझाता हूं। यदि आपके पास कोई वस्तु है और उसमें एक ऐसी गुण है ना जो वैद्युत या चुंबकीय गुण है उसमें, जैसे मान लीजिए कि उसके सामने अगर हम किसी चीज को ले जाते हैं तो अपने तरफ खींचने लगती है, तो ये जो गुण है ना इसी गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। क्लियर है? जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके घर में कंघी होगा बाल झाड़ने वाला, तो वो कंघी लीजिएगा, अपने सिर पर उसको थोड़ा देर रगड़िएगा, फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को लीजिएगा। उसके बाद जब आप कंघी को रगड़ के लेके जाइएगा ना तो कंघी उन छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगेगा, अपने तरफ खींचने लगेगा। तो ये जो गुण है ना इसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं इसके प्रकार। देखिए हमने समझ लिया कि वैद्युत आवेश होता क्या है, यानी किसी वस्तु का गुण जो चुंबकीय हो या विद्युत हो उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। अब वैद्युत आवेश के प्रकार भी होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। देखिए दोनों बहुत आसान है, ये आपके एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन जब तक आप इनको जानकारी नहीं लोगे ना तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, हर एक चैप्टर में इनका नाम आएगा, हर एक चैप्टर में 14 चैप्टर है ना, 14 में लिख लो कि इन दोनों का नाम आएगा, तो जानना जरूरी है। धन आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। मतलब कहने का मतलब है कि किसी वस्तु में जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ना तो उसमें धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? अगर मान लीजिए किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, कहीं से इलेक्ट्रॉन उस वस्तु में आ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, तो उस स्थिति में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर नोट मैंने कुछ लिखा है Q बराबर N। इस सूत्र को आपको याद रखना है क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? देखिए Q क्या है हमारा आवेश, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। ठीक है, चलिए इसी सूत्र पर आधारित ये एक न्यूमेरिकल है जिसे हम अभी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। ठीक है, यदि आप चैनल पढ़ना है तो चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। देखिए कह रहा है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बहुमूल्य है। देखिए इलेक्ट्रॉन यानी कि N का मान दिया है 4000, N का मान कितना दिया है 4000 दिया है ना। अब देखिए हमें मालूम है कि E का मान होता है 1.6 गुणे 10 का पावर -19। तो बोल है कि चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या होगी, यानी कि हमें Q का मान यहां पर पूछ रहा है। अभी हमने पढ़ा Q बराबर होता है Ne, रख दीजिए मान। N का मान क्या है हमारा 4000, क्या है 4000 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19। जब आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। गुणा कर लिया जाए एक बार 4000 में, यहां से 1.6 से गुणा। ठीक है, 0 0 0 6 चौके 24। ठीक है, फिर 0 0 0 फिर 4। क्लियर है? 0 0 0 0 6 4 6। क्लियर है? पॉइंट कहां लग जाएगा, यहां पर लग जाएगा। यानी कि जो इसका मान आया है वो 6400 गुणे 10 के पावर -19 है। इसे आप और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण नियम। ये इतना इंपॉर्टेंट नियम है ना, बहुत कुछ नहीं है इस नियम में, एकदम हलवा है।
ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है ना भैया कि बोर्ड एग्जाम में आते रहता है, आपसे 2 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी 1 नंबर में ही आ जाता है। ठीक है, तो आवेश का संरक्षण नियम होता क्या है? देखिए बहुत आसान है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित का मतलब है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ले जाया जा सकता है। ठीक है, ना ही तो आप आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आप उसे नष्ट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर आप ये कह रहे हो कि आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, और जब आप आवेश के बारे में पढ़ा रहे थे तो आप बोले कि कंघी को रगड़ेंगे और जब कागज के पास ले जाएंगे तो वो आकर्षित करने लगेगा, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो सर आप तो बोले आवेश, यहां पर बोले आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वहां पर आवेश कैसे उत्पन्न हो गया? मेरे भाई वहां पर आपने आवेश को उत्पन्न नहीं किया है, वहां पर आवेश पहले से था, उसको आपने उत्सर्जित किया है। क्लियर है? जगाया, जैसे नहीं होता है, आप अगर रामायण देखो तो उसमें कुंभकर्ण जो था वो पहले से ही था, लेकिन उसको जगाया गया तभी वो युद्ध में आया था। क्लियर है? चलिए आगे देख लिया जाए। आगे देखा जाए कूलाम का नियम, और ये इतना इंपॉर्टेंट नियम है कि मैं लिख के देता हूं आपको, 100% मेरी गारंटी है कि ये नियम आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। बोलेगा कूलाम के नियम समझाइए या कूलाम के नियम का सूत्र का निगमन कीजिए, या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो गारंटी आएगा, और न्यूमेरिकल नहीं है तो डेरिवेशन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, डेरिवेशन क्या होता है? सूत्र का निगमन करना ही डेरिवेशन होता है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, देखिए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल का अनुकर्णपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इतना लंबा चौड़ा समझने की दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए कैसे ये बोला ना, दो बिंदु आवेश, हमने यहां पर 2 बिंदु ले लिया, एक यहां पर हमने Q1 आवेश, यहां पे Q2 आवेश ले लिया, तो बन गया ना 2 बिंदु आवेश। अब इनके बीच की दूरी हमने ले लिया R। अब ये कह रहा है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। अब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या है? देखिए अगर अभी मैंने आपको धन आवेश और ऋण आवेश पढ़ाया, अगर आप धन आवेश यानी कि प्लस आवेश और प्लस आवेश इन दोनों को जब एक पास लाओगे ना, एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर खेदेंगे। आप एक चुंबक का टुकड़ा ले लेना, उसको बीच से तोड़ देना, और जब आप उसको पलट के जब उसके सामने लेके आओगे ना तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। उसी बल को कहते हैं प्रतिकर्षण बल। ठीक है, अब आप क्या करना कि क्या कहना, चुंबक लाना, उसके अगल बगल लोहे के छोटे छोटे टुकड़े लाना, तो क्या होगा, वो सट से खींच लेगा, चुंबक अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। तो ये जो बल लगाया उसने, उसे ही आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, आप किसी गेंद को ऊपर भेजोगे तो पृथ्वी नीचे घिसती है, तो ये जो बल लगता है इसे ही आकर्षण कहते हैं। आकर्षण मतलब अपने तरफ आकर्षित करना, प्रतिकर्षण मतलब अपने से दूर खेदना। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर बोल रहा है कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या लगेगा, बल लगेगा, या तो आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे। उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल का, यानी कि इन दोनों का गुणन का अनुकर्णपाती होता है। अब अनुकर्णपाती का अर्थ समझिए, एक चीज को बढ़ाओगे दूसरा चीज अपने आप घट जाएगा। ठीक है, यहां पर वो काम नहीं आएगा। यहां पर आप डायरेक्ट देखो, ये क्या भैया, ये अनुकर्णपाती का सिंबल है, ये वाला। ठीक है, गलती हो गया था तो मैं ऐसे कर दी, ये वाला यहां पर लगेगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, तो F अनुकर्णपाती हो जाएगा Q1 × Q2, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। F अनुकर्णपाती होता है किसके? 2 बिंदु आवेशों के गुणनफल का, तो हमने दोनों बिंदु का गुणनफल लिख दिया। क्लियर है? आगे कहता है तथा इनके बीच की दूरी क्या है, R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है? कौन? बल। तो F व्युत्क्रमानुपाती, अनुकर्णपाती का ही सिंबल, यही वाला सिंबल है, लेकिन यदि आप बटे में लिख देंगे तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, तो 1/r² हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर स्क्वायर हमने क्यों लिखा? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में बटे में रहता है स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, सब यहां पर व्युत्क्रमानुपाती का खेल है। अब देखिए, इसको और इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, F अनुकर्णपाती Q1 × Q2/r²। ठीक है, आप ही बताओ, यहां पर मैं आपको करके दिखा देता हूं। Q1 × Q2 यहां पर गुणे करना है 1/r² में, तो इससे जब करोगे तो यही आएगा। क्लियर है? चलिए, अब ये अनुकर्णपाती के जब आप सिंबल हटाओगे तो F बराबर, यहां पर बराबर का सिंबल जब लगाओगे तो ये वाला आ जाएगा 1/4πε0 × Q1/Q2r²। और ये जो सूत्र निकला है यही सूत्र होता है कूलाम का नियम। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इजी है। आपको 2 बार पढ़ना अपने से, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, और एक बात बता दूं, यहां पर
1/4 पोजीशन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 के पावर 9। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा ही काम आता है। क्लियर है? चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इस चैप्टर का जो एकदम आसान सा टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है, इस सबसे आसान टॉपिक मैं मानता हूं इस चैप्टर का, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। ठीक है, देखिए यहां पर आपको तुलना करके बताना, अंतर इनका बताना है कि दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, कई बच्चे तो याद भी करे होंगे मुजाबानी। देखिए पहले लिखेंगे वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। यानी कि जो वैद्युत बल होता है, जो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, वो आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। हमने अभी कूलाम के नियम में समझा कि आकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है। ठीक है, यानी कि वैद्युत बल जो होता है अपने तरफ खींचता भी है और अपने से दूर भी खींच देता है। क्लियर है? चलिए आगे देख लिया जाए। आगे है दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षण बल होता है। जब आप किसी चीज को ऊपर भेजते हो, जैसे गेंद को आप जब ऊपर उछालते हो, तो जो मतलब हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या कर लेता है? आकर्षित करता है, वो नीचे अपने तरफ खींचने लगता है। इसी को तो कहते हैं आकर्षण बल। और क्या अभी कभी आपने ये सोचा है कि जब हम फुटबॉल को नीचे रखते तो क्यों नहीं ऊपर चला जाता है? भैया इसलिए नहीं जाता क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल में प्रतिकर्षण बल होता ही नहीं है। वो दूर खींचना ही, कोई भी चीज को वो दूर नहीं खींचता है। ठीक है, मतलब कि यदि हम इस कलम को यहां पर रख दिए तो ये कलम उड़ क्यों नहीं गया? ये नीचे ही क्यों है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल में प्रतिकर्षण बल नहीं है, ये आकर्षण बल है। जब इस कलम को हम ऊपर मतलब उछालेंगे तो नीचे आएगा, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल में आकर्षण बल होता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से सदैव अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण बल दो कोणों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन वैद्युत बल करता है। अभी बताया मैंने आपको कूलाम का नियम है, यहां पर और यहां पर आवेश थे, इनके बीच में क्या था? आर था। और ये आर अगर नहीं रहा था तो भैया कूलाम के नियम का सूत्र निकल नहीं पाता। यानी कि वैद्युत बल जो है वो दो कोणों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। क्लियर है? चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। अभी तक हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा वो सबसे सरल टॉपिक थे, लेकिन अब इस चैप्टर का तांडव शुरू होने वाला है। कहने का मतलब है ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज करने की क्षमता रखते हैं, तो आपको अब ध्यान से देखने की कोशिश करना है। देखिए वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, हम वैद्युत के बारे में जानते हैं, जो हमारे घरों में हर तार में दौड़ता है, लेकिन ये क्षेत्र क्या है? ध्यान से समझिएगा। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य कण वैद्युत बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब मान लीजिए कोई आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। अब इसके चारों ओर का इतना क्षेत्र हम ले लेते हैं। अगर इसमें हम कोई और आवेश लाते हैं, कोई भी आवेश लाते, कोई भी कण लाते हैं, तो ये जो कण है इसका अनुभव करता है, इस आवेश का बल अनुभव करता है। तो इसी पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये जब नहीं पढ़ेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो इसे पढ़ना जरूरी है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य कण वैद्युत बल का अनुभव करता है, वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको समझने के लिए एक बहुत आसान ट्रिक मैं बताता हूं। जैसे आप चुंबक ले लीजिए, चुंबक आप रखिए, ठीक है। अब चुंबक के, जैसे मान लीजिए हमने चुंबक रख दिया, ये हमने चुंबक रख दिया। अब मान लीजिए यहां पर हम लोहा लेके आ रहे हैं, तो ये नहीं खींच रहा अपने पास, लेकिन हम जैसे ही यहां पर लेके आ रहे हैं, ये सटाक से अपने तरफ खींच ले रहा है। तो भैया यहां से लेके यहां पर जो ये है, ये चुंबक का क्षेत्र है। उसी प्रकार आवेश यहां पर रखा है, तो यहां से यहां तक इसका क्षेत्र है। इसमें कोई और आवेश आया तो इसका अनुभव करेगा, इसका बल वो लगाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप समझो कि ये जो है, ये अब आप यहीं से आप ये पूरा चैप्टर अब यही चलेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही चलेगा। ठीक है। किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। एकांक आवेश का मतलब है जिस आवेश का मान 1 होता है उसे एकांक आवेश कहते हैं। तो एकांक आवेश को हम क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? तब मान लीजिए क्यू नॉट पर अगर कोई बल लग रहा है, तो वो जो बल लग रहा है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कोई भी बल लगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ई से सूचित करते हैं। ई बराबर होता है एफ बटे क्यू नॉट। एफ क्या है भैया? बल है जो हमारा एकांक आवेश पर लग रहा है। क्यू नॉट क्या है? अभी मैंने बताया, एकांक आवेश जिसका मान 1 होता है। ठीक है। चलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम, या इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आता है। ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम लोग देख लेते हैं।
तो चलिए अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला डेरिवेशन है ये। डेरिवेशन मतलब है, जानते हैं क्या डेरिवेशन मतलब, समझिएगा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण कहीं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उसी का सूत्र निकालना, यानी कि सूत्र निकालना, सूत्र निगमन करना, सूत्र स्थापित करना ही डेरिवेशन कहलाता है। चलिए हम करते हैं। पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। कोई भी डेरिवेशन का पहले फिगर बनाना है, फिर उसके बारे में लिखना है, फिर उसका सूत्र निकालना है। देखिए फिगर कैसे बनेगा, एकदम इसी से बना लेंगे। बोला है बिंदु आवेश, तो पहले बिंदु बोला है, हम बिंदु दे देते हैं। आवेश बोला है, चलिए हम कोई आवेश यहां पर प्लस क्यू आवेश रख देते हैं। ठीक है। अब बोला है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आप कहीं भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहां से यहां पर एक बिंदु P ले लेते हैं। ठीक है, यहां से R दूरी पर, इसका दूरी हम कितना मान लेते हैं, R मान लेते हैं। क्लियर है। अब मान लीजिए यहां पर कोई आवेश नहीं है, यहां पर तो मेरा बिंदु B है और इसी पर मैं क्या निकालना है, E का मान निकालना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है। अब ये जो बिंदु है, यहां पर हम एक Q0 ले लेते हैं, यानी कि एकांक आवेश ले लेते हैं। ठीक है। अब इसे लेने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारा, क्योंकि इसका मान 1 होता है, तो हम ले सकते हैं। क्यों लिया, अभी काम आएगा। अब यहां पर यही बस फिगर है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब इस फिगर में आपने जो जो काम किया है वो आप यहां पर लिख दीजिए, जो कि मैंने लिखा है। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू से R दूरी पर बिंदु P है, प्लस क्यू से R दूरी पर क्या है, बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, सिंपल सा बात। अब अभी हमने पढ़ा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम का हमने सूत्र पढ़ा, क्या पढ़ा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R²। ये सूत्र पढ़ा। चलिए अब इसी सूत्र पर हम रखते हैं जो हमारे पास मान है। F तो ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, स्थिरांक है। चलिए Q1 का मान कितना है, Q1 का मान कितना है, प्लस Q, यहां पर ये हो जाएगा Q, प्लस लिखे या ना लिखे बात बराबर है, इनटू Q2 का मान कितना है, हमने लिया Q0, इसलिए हमने Q0 का लिया क्योंकि सूत्र में काम आएगा। यहां पर हमने क्या लिख दिया, Q0 बटे R का, R दूरी कितना है हमारा, R ही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इस Q0 को हम इधर भेजते हैं, ये Q0 का ही खेल है, तो F उधर ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा। F बटे Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R²। ठीक है। और हमने अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, जिसमें हमने अभी आपको बताया, चूंकि अभी मैंने बताया कि E बराबर F बटे Q0, ये वाला अभी हमने पढ़ाया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट रुकिए, आपको विश्वास हो जाएगा। देखिए अभी हमने पढ़ा ना, E बराबर F बटे Q0, तो वही यहां पर आया है। अब इसकी जगह पर हम E रख सकते हैं, इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, E रख सकते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R²। तो ये जो हमारा सूत्र निकला, ये किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला। तो इस प्रकार डेरिवेशन को सॉल्व किया जाता है। सेम इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है, सब कुछ करना है, एक भी चीज मत छोड़िएगा। इस प्रकार का अगर आप करेंगे तो आपका डेरिवेशन में फुल नंबर मिलेगा। ये डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। देखिए हमने वैद्युत आवेश से रिलेटेड हर चीज पढ़ लिया। ठीक है, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ लिया, हमने किसी बिंदु के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, कोई आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे उत्पन्न हो रहा है उसका सूत्र भी हमने निकाल लिया। बहुत आसान पूर्वक निकाला। आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताना है। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखिए वैद्युत बल रेखाएं वह बल रेखाएं होती हैं जिस पर एकांक आवेश स्वतंत्र रूप से गति करता है, वो वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत कम आता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसका उपयोग आगे आपको बहुत सारे डेरिवेशन में, बहुत सारे चैप्टरों में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये कहता है ना कि मतलब जो रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, उन पर एकांक आवेश, वो भी एकांक आवेश यानी Q0 आवेश गति करता रहता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है, उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। इसमें समझाने की कोई जरूरत है नहीं, आप 2 बार पढ़िएगा, अभी आपको याद हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे मेन चीज जिससे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, इसे भी और इसे भी। ये एग्जाम में तो आते ही हैं, 100% आते हैं भैया। ये तो वैद्युत द्विध्रुव अवगुण बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि आप ये दोनों करेंगे नहीं ना,
तो आपका एग्जाम में तो नंबर कटेगा ही, प्लस में आपका बहुत ज्यादा नंबर इसलिए कटेगा क्योंकि दोनों के बगैर आप किसी भी डेरिवेशन को आगे, कोई भी डेरिवेशन को आप हिला नहीं सकते। ठीक है, और आपको मालूम है कि डेरिवेशन बड़े बड़े नंबर में आते हैं तो उनको करना कंप्लीट जरूरी है। चलिए देखिए वैद्युत दीर्घ होता है क्या, एकदम आसान भाषा में, एकदम बबुआ जैसा मैं समझाऊंगा। ठीक है, अल्प दूरी, अल्प दूरी यानी कि तुम अपने से कोई भी दूरी ले लो, कोई भी जो मन में, जैसे यहां से मान जाओ मैं यहां से ले लेता हूं आर दूरी, काम खत्म, ये हमारा अल्प दूरी हो गया। तुम एल लो, ए लो, कुछ भी लो, पर उपस्थित समान परिणाम के विपरीत प्रकृति के आवेश के निकाय को वैद्युत दीर्घ कहते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश को, यानी कि इधर हम माइनस क्यू लिए हैं तो इधर हम प्लस क्यू लेंगे। अब ये जो आकृति बना इसे वैद्युत दीर्घ कहते हैं। अब आप कहोगे सर इतना भी आसान है क्या और इतना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया इसी का उपयोग तो है, इसी का उपयोग आगे। ठीक है, चलिए वैद्युत दीर्घ खत्म, इतना आसान था, देखो एकदम बिल्कुल हवा। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत दीर्घ आगुण। थोड़ा सा ये आपको बढ़िया दिखने में लगेगा, बहुत मजा आता है ये पढ़ने में। दो आवेश में से किसी एक आवेश, दो आवेश आपके पास है, देखिए यहां पर दो आवेश है ना हमारे पास, लेकिन इसमें से किसी एक ही आवेश को लेना है तथा उनके बीच के दूरी के, इनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत दीर्घ आगुण कहते हैं। क्लियर है, चलिए तो यानी कि, और इसे P से सूचित करते हैं, आप लिख लीजिएगा P बराबर Q, एक ही आवेश लेना तो हम एक ही लेंगे, गुणे 2L। यहां पर आप R भी ले सकते हैं, यहां पर मैंने R लिया था, यहां पर आप R भी ले सकते हैं, यहां पर हमने दूरी को L मान लिया तो हम यहां पर L लिख दिया। तो P बराबर Q गुणे 2L, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर नहीं होता है, मीटर होता है। ठीक है, क्योंकि आवेश है, आवेश का मतलब कूलाम, और ये इंटू में नहीं, हाँ इंटू में तो यहाँ प्रति लग जाएगा, इंटू में होता है, यहाँ पर इंटू कर लीजिएगा। और यहाँ पर लंबाई है, यहाँ पर लंबाई का मात्रक है तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए लंबाई नहीं दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब आपके सामने जो मैं प्रस्तुत किया हूं इस चैप्टर का सबसे हार्ड टॉपिक आप कह सकते हैं। ठीक है, यदि आप इसे 2-3 बार पढ़ चुके हैं तो आपके लिए बहुत आसान लगेगा, लेकिन जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ना, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को आप 2 बार या 3 बार पीछे कर करके देखिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि एक ही बार में आपको समझा दूं। देखिए वैद्युत दीर्घों के अच्छी स्थिति में, वैद्युत दीर्घों के कारण यहां पर होता है, लिख लीजिएगा, वैद्युत दीर्घों के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर समझने वाली बात है, वैद्युत दीर्घ हमने समझ लिया क्या होता है। अच्छी स्थिति में क्या है, अच्छी स्थिति यानी कि एक लंबवत है, मतलब ऐसे, ये जो है ये अच्छी स्थिति है। अगर यहां पर निर्जीव स्थिति होता तो यानी कि ऐसे, ये निर्जीव स्थिति है। क्लियर है, यानी कि ऐसे अच्छी स्थिति है, ऐसे निर्जीव स्थिति है। क्लियर है, चलिए इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यानी कि वैद्युत दीर्घों के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए वैद्युत दीर्घ आगुण पहले बना लेते हैं। ए यहां पर बी, ये क्या है, वैद्युत दीर्घ आगुण है, -q + q, इनके बीच की दूरी हमने क्या ले ली, 2L ले ली। क्लियर है, एकदम सेम, एकदम वही चीज बनाया हूं, मैं दिखा देता हूं। देखो ये जो हम पढ़े वही चीज है, बस यहाँ पर 2L दूरी ले लिया क्योंकि हम वैद्युत दीर्घ आगुण बना रहे हैं। ठीक है, -q यहाँ पर +q, दोनों विपरीत आवेश हैं, इनका नाम A और B दे दिया। ठीक है, इनका एक हमने बिंदु दे दिया बीच में, इसको हम O नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए यहां से लेके यहां तक की दूरी 2L है। ठीक है, यहां से लेकर दूरी यहां तक 2L है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, और यहां से यहां तक L। क्लियर है, जब यहां से यहां तक L और यहां से L तभी ना मिलाकर 2L होगा, इतना दूरी। क्लियर है, चलिए अब हमने क्या माना, ये जो मध्य बिंदु O है, यहां से R दूरी पर हमने एक बिंदु P ले लिया। अब इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस पूरे दीर्घों के कारण, पूरे वैद्युत दीर्घों के कारण। क्लियर है, अभी हमने क्वेश्चन क्यों रखा है भैया, इसको भरना है। देखो कैसे, यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमने कितना माना, R माना है। तो आप बताओ, यहां पर ध्यान से समझना है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, R है, हमें इतना दूरी ज्ञात करना है। बताओ इतना दूरी R है, हमें इतना दूरी ज्ञात करना है, तो इतना दूरी हम हटा देंगे तभी नहीं इतना दूरी ज्ञात होगा। तो भैया इतना दूरी हम ज्ञात कैसे करेंगे, यानी कि R - हम L कर देंगे। क्लियर है, इतना दूरी R है, इतना दूरी R है, इतना दूरी हमें ज्ञात ही करना है, तो इतना दूरी हटाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने L को हटा दिया, R में से माइनस कर दिया। क्लियर है, चलिए अब हमने क्या किया, देखिए हमारा यहां से यहां तक का, देखिए अब यहां पर आप 1 मिनट और समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहां तक का दूरी हमने R माना, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहां पर यहां तक का दूरी हमने कितना माना, R माना, और मान लीजिए पूरा दूरी निकालना है
तो क्या करना होगा, इतना दूरी हमें मालूम है और हमें इतना दूरी निकालना है, तो इतना दूरी में हम इतना दूरी जोड़ेंगे तभी न इतना दूरी ज्ञात कर पाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, r प्लस एल जोड़ देंगे। यहां तक दूरी तो हमारा r है ही, और ये जो l है इसे भी हम जोड़ देंगे, तो यहां तक का दूरी ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी भी r हमारा आ गया, यहां से यहां तक की दूरी r माइनस एल आ गया, और यहां से यहां तक की दूरी हमारा r प्लस एल आ गया। बस यही थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। यदि यहां तक आपने क्लियर समझ लिया तो समझिए कि इस डेरिवेशन को आपने भली भांति समझ ही लिया। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए। अब आपने यहां पर जो जो किया है वहां पर आप लिखिए, ठीक है। अब पूरा परसेंट नहीं लिखना है कि यहां तक दूरी r था, नहीं। देखो लिखना कैसे है, एकदम सिंपल भाषा में। माने कि एक बिंदु दीर्घ ए बी है, हमने ए बी एक बिंदु दीर्घ लिया ही था, है जो प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है। देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू से बना है, वही चीज लिखा हमने। तथा मध्य बिंदु ओ से, यहां पर मध्य बिंदु ओ है, ओ से r दूरी पर बिंदु P है। देखिए यहां से r दूरी पर बिंदु P है, ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। क्लियर है? बस इतना आपको लिख लेना है। अब मैं आपको बता दूं, हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था ना, वैद्युत क्षेत्र। उसमें हमने क्या जाना कि हर आवेश का एक अपना अपना क्षेत्र होता है, ठीक है। हर आवेश का अपना अपना क्या होता है, क्षेत्र होता है। तो आप ही बताओ, ये प्लस क्यू है तो ये कहेगा भैया मेरा भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। अब ये माइनस क्यू आवेश कहेगा भैया तुम्हारा ही क्यों होगा, मेरा भी होगा, मेरा भी इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। यानी कि प्लस क्यू के कारण भी P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगा, और माइनस क्यू के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगा। मतलब यानी कि हर एक आवेश का अपना अपना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, इतना आपको दिमाग में रखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अभी हमने आपको एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं, तब आपको समझाता हूं। हाँ देखिए, हमने अभी ये वाला सूत्र ज्ञात किया है, ज्ञात किया इस डेरिवेशन से, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी सूत्र से हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्लस क्यू के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 इसे ले लेंगे, क्योंकि हमें E1 भी मिलेगा U2 भी मिलेगा, तो पहचानने के लिए हम E1 ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, EP EX कुछ भी, ठीक है। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R माइनस L स्क्वायर। अब देखिए इसी सूत्र पर ये सब रखा है मैंने। Q कैसे, क्योंकि हमारा प्लस Q है। अब यहाँ पर दूरी होता है, दूरी की जगह पर हमने R माइनस L स्क्वायर रखा है। क्यों रखा है, देखिए प्लस Q से बिंदु P की दूरी कितनी है, R माइनस L स्क्वायर, R माइनस L है, तो यहाँ पर R माइनस L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है R स्क्वायर। तो R माइनस L रखेंगे तो R माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए हमने प्लस क्यू से तक ज्ञात कर लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगा ना, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसे हम E2 मान लेंगे। देखिए इसीलिए हमने E1 इसको माना था, इसको E2 माना था। मान जी इसको भी हम E मान लेते, इसको भी E मान लेते, तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम, इसलिए हमने इनका दोनों अलग अलग नाम रख दिया, ठीक है। अब चलिए इसी सूत्र पर रख दीजिए, इसी सूत्र पर रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दीजिए। Q है तो Q रख देंगे, क्योंकि एक ही Q है तो इसलिए हम एक ही Q रखेंगे। अब यहाँ पर R स्क्वायर, R मतलब होता है दूरी, तो भैया देख लो माइनस Q से P की दूरी कितनी है, तो यहां से यहां तक की दूरी हमने निकाल लिया, R प्लस L। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर है इसलिए R प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब यहां तक समझिए कि डेरिवेशन का आधा से अधिक का काम खत्म। अब आगे आपको जो करना है कटम पिटम करना है। हमें ना ही E1 का मान चाहिए, नहीं हमें E2 का मान चाहिए, भैया हमें तो सिर्फ E का मान चाहिए, यानी कि सिंपल सा हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान चाहिए। तो हमें वो ज्ञात करने के लिए लिखेंगे परिणामित E का मान, ठीक है। E1 माइनस E2 कर देंगे, यानी इसमें से इसको घटा देंगे, हमारा E का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए E1 का मान यहां पर हमने रख लिया है, E2 का मान हमने यहां पर रख लिया है। अब यहां पर आगे कैसे करना है वो मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूं। चलिए यहां पर हमने मान रख दिया, यहां तक क्लियर है ना आपको, एक मिनट रुक जाइए, यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखिए इधर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है, इधर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है, तो इनको हम कॉमन कर लेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बच जाएगा, Q कॉमन ले लिया है तो 1/R माइनस L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पर भी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर 1/R प्लस L स्क्वायर
बच जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर जो करना है वो आपको कटम पिटम ही करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको विद्या का क्वेश्चन बैंक दिख रहा है ना? तो भैया विद्या का क्वेश्चन बैंक ही ज़्यादा यूज में करता हूँ। क्या यूज करते थे जब हम भी थे, ये बहुत पुराना क्वेश्चन बैंक है, जब हम पढ़ते थे तब का है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर नहीं बता दिया कि आप सोचने लगोगे कि सर आप क्वेश्चन बैंक भी यूज करते हैं, क्वेश्चन बैंक यूज करना भी चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है आपका यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो कॉमन ही रहेगा, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो आर माइनस एल स्क्वायर प्लस आर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से देखिए आर माइनस एल स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, आर प्लस एल स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर आर प्लस एल स्क्वायर यहां पर रखोगे ना, इससे तुर कैसे दिया आप? तो भैया ए प्लस बी स्क्वायर में हमने तोड़ा है, सूत्र जानते हो कि नहीं ये भी बताना पड़ेगा मेरे भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी पर तो मैंने इसको यहां पर रख के तोड़ दिया है। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस आर प्लस एल स्क्वायर से आर प्लस एल स्क्वायर कैंसिल, आर माइनस एल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? ये सब कुछ ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, तो बताता भी नहीं क्योंकि ये सब तो 8वीं का काम है और 7वीं का काम है ये सब। लेकिन बता रहा हूँ यार, अभी आगे बचा ही नहीं है, सब हम कर लिए हैं, बस यही कुछ बचा है। अब चलिए ये तो हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl है, ये आ गया। अब इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो माइनस आर स्क्वायर ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस एल स्क्वायर होगा लेकिन माइनस से माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2rl होगा लेकिन इस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस से इसका चिन्ह बदल रहा है। क्लियर है? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस में, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से कैंसिल, क्या बचा? 2rl कितना हो जाएगा? 4rl। और ये जो था देखिए आर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर और इनका दोनों का घात स्क्वायर है ही। क्लियर है? चलिए अब बताइए आप यहां पर 4rl को आप 2l इंटू 2r लिख सकते हैं क्या? नहीं, जब आप इनको गुणा करोगे तो फिर से भी आएगा 2 दूनी के 4rl, वही चीज आएगा, तो आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब यहां पर ये जो q था इसको अब हम इधर दे देंगे, तो q इंटू 2l और इंटू 2r, हमने 4rl को ऐसे ही लिख दिया और इस q को यहां पर ले लिया। अब आप बताओ p बराबर क्या होता है? q इंटू 2l होता है। अभी हमने पढ़ा था वैद्युत दीर्घ आघूर्ण में। एक मिनट आपको मैं दिखा भी देता हूं, मैं सब कुछ दिखा के, एक मिनट रुको, किधर रख दिया, एक मिनट, हाँ रुको किधर है, हाँ इधर है। देखिए वैद्युत दीर्घ आघूर्ण पढ़ रहे थे तो यहाँ पर दिखे थे। ठीक है था, तो चलिए यहीं पर हम रख देंगे, यहाँ पर पी आ जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह पर पी आ जाएगा, यहाँ पर इंटू 2r है ही। क्लियर है? चलिए अब देखिए आपको अच्छी और निचली स्थिति में आपको l का मान 0 मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि जो l का मान होता है ना वो r से बहुत छोटा होता है। अब बताओ जब ये r से छोटा l है तो r स्क्वायर से l स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए l का मान यहाँ पर हम 0 लेते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप इतना मानिए ना कि अच्छी स्थिति में और निर्चय स्थिति में हम l का मान 0 लेते हैं। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर हम l का मान जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर जब आप l का मान 0 रखिएगा तो l का काम ही खत्म हो जाएगा। r स्क्वायर है और यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा? r4 हो जाएगा, और ऊपर तो p इंटू 2r है ही। क्लियर है? यहाँ पर e लगा लीजिए। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर एक r है और यहाँ पर r का स्क्वायर, r का पावर 4 है, तो एक 4 से मतलब एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा? r क्यूब, और ऊपर बस यहाँ पर बच जाएगा 2p। r तो कट गया, बचा क्या? 2 और p, तो 2p बटे r क्यूब। यानी कि जो अच्छी स्थिति में आपका सूत्र निकल के आया वो e बराबर 1/4πε0 इंटू q इंटू 2p बटे r क्यूब। क्लियर है? चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उससे देख लेते हैं। और यदि थोड़ा भी दिक्कत हुआ होगा ना, देखिए इसमें दिक्कत आपको कहाँ होगा मैं बताता हूँ, यहीं पर दिक्कत हुआ होगा। अब इसमें दिक्कत यदि आ रहा है तो वो गलती आपकी है। ठीक है, इधर तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा मेरे अंदाज से, इसमें सब कुछ आसान। जो दिक्कत है यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बढ़िया से नहीं, शुरू से नहीं पढ़े हो बढ़िया से। अब भैया ये सब 8वीं 9वीं के का क्वेश्चन है, ये सब मैथ का क्वेश्चन है। a प्लस बी स्क्वायर में तोड़ना है, भिन्न का जोड़ है, घटाना है, प्लस माइनस को काटना है, तो ये सब आप जानते हो। क्लियर है? चलिए अब आगे हम निश्चित स्थिति में निकालेंगे। अभी हमने निकाला था अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम निकालेंगे निश्चित स्थिति में। यानी कि अच्छी स्थिति में हमने ऐसे निकाला था, अब हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये भी काफी सेम वैसा ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है लेकिन ज्यादा नहीं है। चलिए बोले वैद्युत दीर्घों के कारण निश्चित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।
पहले बोल रहा है वैद्युत दीर्घ, तो हम सबसे पहले वैद्युत दीर्घ ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू, इनका बीच की दूरी हमने क्या ले लिया 2l, लो बन गया वैद्युत दीर्घ। क्लियर है। अब बताओ यहां से यहां तक की दूरी 2l है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी l हो जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी l, इतना दूरी l इतना दूरी l, तभी तो मिलकर बनेगा 2l। क्लियर है। तो ये तो हमारा वैद्युत दीर्घ बन गया पूरा। क्लियर है। अब इस वैद्युत दीर्घ को हमने नाम दे दिया a और b। अब निर्जीव स्थिति में बोला है, इसलिए हम यहां से लेके r दूरी पर एक बिंदु p लेंगे और इसी बिंदु p पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब देखो इस फिगर को जब शुरू में आप बनाएंगे ना तो ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा। ये तो वैद्युत दीर्घ मैंने बना लिया, ये निर्जीव स्थिति हो गया। तो हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि हल करने में आसान होगा, ये त्रिभुज बन जाएगा। तो इसको क्या कर दिया, यहां से लेके इसको हमने यहां पर जोड़ दिया, इसको हमने लेके यहां पर जोड़ दिया। क्लियर है। अभी हमारा त्रिभुज बन गया। अब आपको सर ये सब आपने क्या लिखा है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हर एक आवेश का अपना अपना क्षेत्र होता है। तो भैया प्लस क्यू भी चाहेगा कि मेरा बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, और माइनस क्यू भी चाहेगा कि मेरा भी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो। और एक बात और, प्लस क्यू जो आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने से दूर बनाता है, लेकिन जो माइनस क्यू के आवेश होते हैं वो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाते हैं। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां बनेगा E1, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके पास में बनेगा E2। क्लियर है। अब देखिए यहां पर ये इधर और इधर, इसमें दोनों के बीच में क्या बन गया, कोण बन गया। तो इस कोण को नाम हमने दे दिया E1 cos थीटा, इस कोण को हमने नाम दे दिया E2 cos थीटा। क्लियर है। चलिए अब आपको कि सर ये आपने क्या रखा है, ये आपने क्या किया है, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए आपको अगर यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं ना, एक POB और एक POA त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना। अब आप देखिए यहां पर ये जो इसका मान दे दिया L, इसका मान है R, यानी कि आधार का L और लंब का R मान है। हमारे अगर कण का मान मिल जाए ना तो कुल मिला के हम इसको हल कर पाएंगे। तो हमने यहां पर कण का मान निकाला है। तो ठीक है, त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में देखिए कण का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस से AP स्क्वायर, यानी कि कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पर हमारा कण क्या है, A और P, यही तो कण है, इसी का तो मान निकालना है। तो AP स्क्वायर बराबर PO स्क्वायर, ये क्या है, लंब है। थीटा वाला यहां पर देखिए ये क्या है 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो PO स्क्वायर प्लस यहां पर क्या है AO स्क्वायर, ये आधार है AO स्क्वायर। क्लियर है। चलिए AP स्क्वायर का तो मान ही निकालना है, PO स्क्वायर का R है यहाँ पर तो R स्क्वायर हो जाएगा, AO का मान कितना है L है यहाँ पर, तो यहाँ पर L स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से स्क्वायर हम हटा के इधर दे देंगे तो रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि इसको घुमा के एक बार लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ से जो हमारा मान आया है वो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यहाँ तक आया है। ठीक है। अब आप बताओ इन दोनों त्रिभुज का लंबाई R है, इन दोनों त्रिभुज का आधार L है, तो भैया कण भी समान होगा। जब आधार लंबाई समान है तो कण भी समान होगा। तो इसको उल्टा करके हम यहां पर लिख देते हैं, यानी कि इसका जो कण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है। चलिए निकाल लिया हमने, सब कुछ निकाल लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, ये पाइथागोरस था। इसके पहले तो आपको सब कुछ समझ में मैंने समझा ही दिया आसान भाषा में। ये पाइथागोरस ही आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे देखा जाए, हमने जो किया है अब उसे हम बस यहां पर लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे माना एक विद्युत दीर्घ AB है, सच में AB है, जिस पर मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर E का मान ज्ञात करना, E बोले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए O से R दूरी पर बिंदु P है और इसी पर ही हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। हमने कण का मान क्यों ज्ञात किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखते रहिए। ठीक है। अब अभी हमने आपको बताया प्लस क्यू के कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और माइनस क्यू के कारण, इसलिए हम लिखेंगे प्लस आवेश के कारण E1 यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। अब यहां पर R का मान रखेंगे, R का मान देखिए क्या है, यहां से लेकर प्लस P की दूरी कितनी है, R स्क्वायर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसीलिए हमने इसका मान निकाला था। ठीक है, क्योंकि सूत्र में काम करेगा। यहां पर हम रख देंगे रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये सूत्र तो फिर से बताऊं क्या, एक बार दिखाई देता हूं भैया, आपका कौन जाने।
हमने अभी तो निकाला था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तरफ, तो यही वाला सूत्र पर सब कुछ रख रहे हैं। क्लियर है? चलिए इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। क्लियर है? अब माइनस क्यू आवेश के कारण भी वैसे ही होगा, U2 इसको मान लेंगे 1/4 इंटू क्यू। और अब देखिए माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी, माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी है? √r² प्लस L²। इसीलिए हमने पाइथागोरस का वहां पे उपयोग किया है इनका दूरी ही ज्ञात करने के लिए। तो इसका दूरी क्या हो जाएगा? √r² प्लस L² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। क्लियर है? अब आपको मैं बता दूं कि अच्छी स्थिति और नर्ची स्थिति में हमें दोनों में ही हमें तो भैया E का मान चाहिए, हमें नहीं E1 का मान चाहिए, नहीं हमें E2 का मान चाहिए। क्लियर है? तब E1 का मान यहां पर कैसे निकालेंगे, E का मान कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिए। E1 E2 से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर हमें E का मान चाहिए तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा करना पड़ेगा। E1 और E2 का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब आपको कि सर cos थीटा कहां से ला दिए, तो भैया हमें अभी तो हमने चित्र में आपको दिखाया था यहाँ पर cos थीटा इसी से ला है। ठीक है? E1 का मान यहाँ पर हम रख देते हैं 1/4 इंटू Q2/r² प्लस L²। cos थीटा रह जाएगा, प्लस E2 का मान हमने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर cos थीटा है तो cos थीटा यहाँ पर हमने रहने दिया। क्लियर है? अब आप देखो इस पक्ष में ये वाला पूरा भाग, ठीक है, ध्यान से देखना, और इस वाले पक्ष में ये वाला पूरा भाग कॉमन है ना, एक समान है। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। यहां पर हमने कॉमन कर लिया, बचा क्या? cos थीटा प्लस cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए, यदि आपने 10वीं में मैथ पढ़ा है तो उसमें आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है? तो हम इस त्रिभुज से आधार बटे कर्ण निकाल लेंगे। आधार क्या है हमारा? तो देखिए ये वाला आधार होता है तो L है। क्लियर है? कर्ण क्या है? अभी हमने ये कर्ण का मान निकाला था √r² प्लस L²। अब यहाँ पर cos थीटा का मान है, cos थीटा का मान यहाँ पर हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू Q/r² प्लस L²। 2 cos थीटा की जगह पर रखेंगे तो 2L हो जाएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो 2L/r प्लस L हो जाएगा। आप बताओगे, कहोगे सर यहाँ पर रूट में r² प्लस L², यहाँ पर r प्लस L, तो भैया इस दोनों स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? आप इसके जगह पर r² प्लस r² नहीं r प्लस L रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक मिनट इसको काट देते हैं पूरा, नहीं तो आप गलत ही समझेंगे। चलिए यहां पर हो गया। अब देखिए यहां पर Q हम इसको दे देते, आप इसको हम इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, तो 1/4 इंटू Q इंटू 2L, और R यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है तो R 3 हो जाएगा। यहाँ पर L का पावर 2 है, यहाँ पर L का पावर 1 है, तो यहाँ पर L के पावर क्यूब हो जाएगा। L के पावर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। चलिए अब इसका मान तो आपको मालूम है, इसका मान P होता है, वैद्युत दीर्घ आगुण, तो यहाँ पर हम P रख देंगे। और आपको मालूम है कि नर्ची स्थिति और इस स्थिति में L का मान कितना होता है? 0। जब आप L का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो L का काम खत्म हो जाएगा, बचेगा r³। तो ये जो आपका मान निकल के आया, ये जो आपका सूत्र निकल के आया है, यही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है नर्ची स्थिति में। क्लियर है? देखिए इतना, देखिए आपको ज्यादा हार्ड कहां लगा होगा, मैं आपको खुल के बताता हूं। इसमें तो ये सब बहुत आसान है, सबको आ जाएगा। सबसे ज्यादा आपको हार्ड लगा है यहां पर इस चित्र में, इस पाइथागोरस को लेने के बाद, तो आपको यहां पर फिर से एक बार देखना है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो बहुत कॉमन टॉपिक बचे हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है वैद्युत फलकाश। इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, हर बार पूछा जाता है। बहुत आसान सा है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत बल रेखा की मात्रा को वैद्युत फलकाश कहते हैं। यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई पृष्ठ उपस्थित है, किसी पृष्ठ को हमने वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। अब इस वैद्युत क्षेत्र में से क्या होगा? वैद्युत बल रेखा गुजरेंगी। अब जितनी वैद्युत बल रेखा गुजरेंगी उसी को हम वैद्युत फलकाश कहते हैं, और इसे फाई बोलते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई है। ई क्या है भैया? ये पूरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ए क्या है? जो अपने पृष्ठ को रखा है उसका क्षेत्रफल है। क्लियर है? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट माइनस मीटर। बस यही था वैद्युत फलकाश। ठीक है? जब एग्जाम में आए तो आप ये पूरा लिखकर इसका सूत्र और इसका मात्रक लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा गॉस का प्रमेय, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये एक अलग ही चैप्टर है। यदि आप एनसीईआरटी बुक छोड़ के और कोई बुक से पढ़ते हो ना, तो आपको मालूम चलेगा कि गॉस का प्रमेय को सेकंड चैप्टर बना दिया गया है, क्योंकि भैया इतना बड़ा ये टॉपिक है ही। ठीक है? लेकिन मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेना। देखिए गॉस का प्रमेय होता क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला
कुल वैद्युत फलकस उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश 1/ε गुना होता है। ये कह रहा है कि कोई पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, यानी कि वो बंद है। देखो ये खोला कर दिया, ये बंद है। अब इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ से जितने भी वैद्युत फलकस गुजर रहे हैं वो जो होते हैं ना, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होते हैं। क्लियर है? तो वहीं यहां पर लिख दिया है मैंने φE बराबर Q/ε0। यही आपका गॉस का प्रमेय कहता है। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। अब आप कहोगे सर गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग कौन पढ़ाएगा, उसमें तो 5-6 डेरिवेशन है। तो भैया आप टेंशन क्यों ले रहे हो? वो डेरिवेशन यदि अगर आप अभी कराने लगूँ ना मैं, तो जितना भी अभी पढ़े हो ना वो सब दिमाग से रिलीज हो जाएगा, सब दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए आपको मैं वो डेरिवेशन है उतना ज़्यादा बहुत हार्ड नहीं है, बस 20 मिनट का काम है उनका डेरिवेशन का, तो आप स्वयं से कर सकते हैं। और जब मैं अभी डेरिवेशन सॉल्व कराऊंगा ना तो उनको मैं करा दूंगा, ठीक है? या मैं गॉस के प्रमेय का एक अलग वीडियो लेके आ जाऊंगा, उनके लिए एक अलग ही चैप्टर है तो एक अलग ही वीडियो लेके आऊंगा, वन शॉट में करा दूंगा, ठीक है? लेकिन इतना यदि आपने कर लिया तो समझिए इस चैप्टर को आपने पूरा संपूर्ण खत्म कर दिया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।